अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब, मैं हूँ आपके साथ सैफान खान। नाज़रीन, इमरान खान साहब की सियासत का महवर जो रहा है, उन्होंने जब भी माजी की हुकूमतों पर या अपनी ओपोनेंट पार्टीज़ पर तनकीद की है तो एक बात उन्होंने जो गवर्नेंस की है, उन्होंने जो नारा दिया वो यही नारा था कि वो आएंगे हुकूमत में, जब 2013 में जब उनकी खैर पख्तूनख्वा में हुकूमत आई, कि वो साफ होगी और शफाफ होगी, उसकी गवर्नेंस बेहतर होगी, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस होगी। और उस गवर्नेंस के अंदर खास तौर पर जो उनका बार बार जोर रहता था वो कर्जों के हजम पर रहता था। यानी उनकी, अगर आप कह सकते हैं कि उनके हुकूमत में आने की एक वजह, या जिस बुनियाद पर वो इंतखाबात या जिस बुनियाद पर वो अपनी तकारीर करते थे अपने वोटर्स को एक्टिवेट करने के लिए, उसमें एक नहीं कई बार वो बार बार ये जिक्र करते थे कि माजी की हुकूमतों यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमतों ने कर्जों में बेतहाशा इजाफा कर दिया है और इस वजह से मुल्क को मसाइल दो चार हैं, मुल्क जिसमें माशी मसाइल भी हैं और जिसके अंदर आम आदमी भी सफ़र हो रहा है। उन्होंने न सिर्फ कर्जों को गुर्बत से लिंक किया, उन्होंने कर्जों को चोरी से लिंक किया, यानी हुक्मरान अगर चोर होते हैं तो कर्ज बढ़ते हैं। उन्होंने IMF और मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो भी हुकूमत डील करती थी तो कहते थे जी कि घुटने टेक दिए। तो उनकी जो सियासत का महवर रहा जब हुकूमत में आने से कबल, यानी साल 2018 से पहले, वो यही रहा कि वो बार बार हुकूमतों पे तनकीद करते रहे कि वो अपने कर्जे में इजाफा कर रही हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक क्लिप अभी सुनाता हूं, जो मिसाल के तौर पर, यानी आपने ऐसी शायद अनगिनत तकरीरें इमरान खान साहब की तरफ से जिसमें वो जिक्र कर रहे हैं कि माजी की हुकूमतों ने कितने कर्जे लिए हैं, इस तकरीर में भी इमरान खान साहब जिक्र कर रहे हैं कर्जों का। लेट्स हियर दिस कि वो किस तरह दूसरों को अटैक करते हैं कर्जों को लेकर। लेट्स हियर दिस फर्स्ट। सारी तरक्की अब पता चला इश्तिहारों में है, पाकिस्तान की तारीख में कभी इतना कर्जा इस कौम पे नहीं चढ़ा। ये जो दो भाई शरीफ बरादरान इस मुल्क पे चढ़ा के गए हैं, ये जरा सुने और ये गौर से सुने। जब 2013 में ये आए थे, नौजवानों ये गौर से सुने क्योंकि ये कर्जे आप पे चढ़े हैं। 2013 में जब ये आए थे, पाकिस्तान का कर्जा 13,000 अरब रुपया था। 5 सालों के अंदर पाकिस्तान का कर्जा 13,000 से 27,000 अरब रुपया पे पहुंच गया है। तो ना सिर्फ ये बयानिया रहा, बल्कि इस बयानिया के ऊपर उन्होंने अमल दरामद इस तरीके से किया कि जब उनकी हुकूमत आई और खास बजट वाले दिन उन्होंने कहा कि एक बजट के हवाले से, बजट के दिन ही उन्होंने अनाउंस किया कि एक डेट कमीशन बनाया जाएगा, जिस डेट कमीशन का काम यह होगा बाकायदा TORs डिफाइन करके कि वो इस बात की तहकीकात करेगा कि आखिरकार माजी की हुकूमतों ने जो कर्जे लिए उसकी वजह क्या थी, और दूसरी बात वो कर्ज आखिर खर्च कहां हुआ। तो इमरान खान साहब उस कमीशन से भी आखिर कुछ साबित तो नहीं कर सके, लेकिन बार बार अपनी तकरीरों में इस बात को दोहराते रहे कि माजी की हुकूमतों ने कर्जों में इजाफा किया है। मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस, मेरी मुराद है IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और दीगर आलमी मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से इमरान खान साहब बार बार माजी की हुकूमतों पर यह भी तनकीद करते रहे अपनी सियासत में, अपने नैरेटिव में, कि वो हुकूमतें घुटने टेक देती हैं कर्जा लेकर इन इदारों के खिलाफ। उन्होंने क्या कहा है जरा ये भी सुनते हैं। लेट्स हियर दिस। और ऊपर से लोगों पे टैक्स भी लगा दे और ऊपर से ये बड़े महलों में भी ये नहीं होता। सादगी इख्तियार करें और इस तरह की बात वो करते रहे अपनी तकरीरों में। यानी आपके सामने दो मिसालें ऐसी रख दी और ऐसी हम जिस तरह कह रहे हैं कि अनगिनत मिसालें जिसमें उन्होंने कर्जों के हवाले से माजी की हुकूमतों को निशाना बनाया, अपना नैरेटिव बनाया, अपनी वोटर बेस को एक्टिवेट किया। आप कह सकते हैं कर्जों पर खुलकर सियासत की। आज के प्रोग्राम में हमने तफसीलन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के फाइनेंस अकाउंट्स को एनालाइज किया और यह जानने की कोशिश की है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तकरीबन 9 साल से इक़्तिदार में है, साल 2013 से लेकर साल 2022 के दौरान, खासतौर पे अगर मैं स्पेसिफिक आपको बताऊं 31 दिसंबर 2021 तक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के कर्जों में कितना इजाफा हुआ और खास तौर पे बैरूनी कर्जों में कितना इजाफा हुआ। क्योंकि इमरान खान साहब बार बार ये कहते रहे हैं कि ये जो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस IMF, वर्ल्ड बैंक होती हैं तो हुकूमतें इनके आगे घुटने टेक देती हैं
और अपना नैरेटिव अमेरिका के खिलाफ भी बनाते रहे हैं, लेकिन ऐसे ही मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन से जहां अमेरिका का या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस है, वो कर्जे भी लेते रहे। खैर पख्तूनख्वा हुकूमत की 9 साल की पूरी एक आपके सामने फाइनेंशियल जो उनकी शीट है वो चल रही होगी, लेकिन मैं आपके सामने कुछ जो हमने इसमें से पॉइंट्स निकाले वो एक एक करके आपके सामने हम रख देते हैं। खैर पख्तूनख्वा हुकूमत के जो मजमूई तौर पर वो इस वक्त तकरीबन 887 अरब 97 करोड़ रुपए तक पहुंच चुके हैं। और 2013 में जिस तरह इमरान खान साहब बताते हैं कि पहले इतना कर्जा था, अब इतना कर्जा हो चुका है, साल 2013 में खैबर पख्तूनख्वा पे कर्जों का बोझ 97 अरब रुपए था। यानी 9 साल दौरे इक्तदार में सूबे के कर्जों में 791 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। आलमी बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक, बैनुल-अक़वामी तरक्याती एजेंसी से ये तमाम कर्जे हासिल किए गए। एशियाई तरक्याती बैंक से 233 अरब 36 करोड़ 44 लाख 19 हजार रुपए का कर्जा, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी से 319 अरब 51 करोड़ 75 लाख 83 हजार रुपए का कर्जा। मुख्तलिफ जो मद में कर्जे लिए गए एशियन डेवलपमेंट बैंक और मुख्तलिफ बैंक से, वो प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स भी हम आपके सामने रखते हैं। जैसे बालाकोट तवानाई मंसूबे के लिए 10 अरब 71 करोड़ रुपए कर्जा लिया गया। शाहराहों की तामीर के लिए एडीबी से 2 अरब 54 करोड़ रुपए कर्जा लिया गया। पेशावर बीआरटी के लिए 74 करोड़ 50 लाख का कर्जा एडीबी से लिया गया। इसी तरह पहवर हाई लेवल कनाल तौसी मंसूबे के लिए 54 करोड़, खैबर पख्तूनख्वा के शहरों की तरक्की के लिए 16 करोड़, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन एंड पब्लिक रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए 9 करोड़ 20 लाख, खैबर पख्तूनख्वा हाइड्रो पावर मंसूबों के लिए 4 करोड़ 50 लाख, शाहराहों की बेहतरी के लिए 3 करोड़ 20 लाख और सियाहती मंसूबों के लिए 70 लाख रुपए तक कर्जा लिया गया। ये नाज़रीन जिस तरह मैं आपको बता रहा हूं कि ये एक बैंक एडीबी के कर्जे हैं, दीगर बैंकों से भी मुख्तलिफ कर्जे लिए गए। मिसाल के तौर पर तवानाई तक रसाई मंसूबों के लिए 22 अरब 76 करोड़ 90 लाख रुपए कर्जा लिया गया। बीआरटी के लिए फ्रांस की डेवलपमेंट एजेंसी से 12 अरब 68 करोड़ 60 लाख रुपए कर्जा लिया गया। मर्दान स्वाबी शाहरा को 2 रोया करने के लिए 7 अरब 47 करोड़ 40 लाख रुपए कर्जा लिया गया। खैर पख्तूनख्वा इंटीग्रेटेड टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए 8 अरब 18 करोड़ 60 लाख रुपए कर्जा लिया गया। आईडीए यानी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी से रेवेन्यू मोबिलाइजेशन एंड पब्लिक रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए 14 अरब 47 करोड़ रुपए कर्जा लिया गया। अराजी को सैराब करने के मंसूबे के लिए 26 अरब 16 करोड़ रुपए कर्जा लिया गया। बेहतर तरक्की के लिए 54 अरब रुपए 20 करोड़ 10 लाख रुपए कर्जा लिया गया। खैबर पास इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए 51 अरब 98 करोड़ 60 लाख रुपए कर्जा लिया गया। IFAD यानी जो आपका इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होता है, उससे देही माशी तरक्की के लिए 13 अरब 22 करोड़ 50 लाख रुपए कर्जा लिया गया। इंसानी तरक्की पर खर्च होने वाले प्रोजेक्ट के लिए 23 अरब 94 करोड़ और बालाकोट तवानाई मंसूबा जिसका नाम पहले एडीबी के हवाले से भी आया था एक और बैंक से, उसके लिए तकरीबन 42 अरब 83 करोड़ रुपए का कर्जा लिया गया। तो आप कह सकते हैं कि मजमूई तौर पर तकरीबन 800 अरब रुपए का इजाफा इमरान खान साहब यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नेंस में रहते हुए, वो इमरान खान साहब जो दूसरी हुकूमतों पर यह तनकीद करते रहे कि वो कर्जे लेती हैं, उन्होंने कर्जों का बोझ बढ़ा दिया। खान साहब आपकी हुकूमत ने 9 साल के दौर के अंदर 80 अरब से 800 अरब रुपए तक 10 गुना इजाफा कर दिया कर्जों में। 800 अरब का मकरूज ये सूबा बन चुका है। अब आते हैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। रिसेंटली हमने देखा फाइनेंशियल क्राइसिस के हवाले से यानी माली बहरान के हवाले से, खैर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले से मुख्तलिफ खबरें ज़ेरे गर्दिश रहीं। इन खबरों की वजह यह बनी कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी यानी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें सितंबर की अक्टूबर के शुरू में यानी पहले दूसरे दिन आ जाती हैं, जो इस दफ़ा नहीं आई। कुछ खत मार्केट में और सोशल मीडिया पे सर्कुलेट करने लगे जिसमें बाकायदा कंट्रोलर अकाउंट्स ऑफिस बाजोर के और एक आध और डिस्ट्रिक्ट के वो बाकायदा जो लोकल बैंक की ब्रांच है उसको बता रहे हैं कि अकाउंटेंट जनरल ने उनको ये कहा है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में ये कहा है कि इस दफा सैलरी के सिस्टम में कुछ गड़बड़ हुई है जिसकी वजह से सैलरीज डिले हो जाएंगी। और इसके बाद हमने देखा ये भी खबरें आना शुरू हो गई कि खैर पख्तूनख्वा जिसका मजमूई तौर पर सैलरीज और पेंशन का जो हजम है वो 42 अरब रुपए बनता है, वो शदीद माली बहरान का शिकार हो चुका है। इस बारे में हमने एक फिगर पहले भी सुनी थी कि 275 अरब रुपए जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कहती है कि नेट हाइडल प्रॉफिट की मद में वफाक ने उनको देने हैं, इस वजह से सूबा फाइनेंशियल क्राइसिस में आ चुका है। तो एक सूबा जो कि बदतरीन तौर पर यानी बेपनाह कर्जों में जिसमें इजाफा हुआ, 10 गुना इजाफा हुआ,
वो एक फाइनेंशियल क्राइसिस में भी आ गया। बहुत सी ऐसी तंजीमें जो सरकारी एम्प्लॉइज को रिप्रेजेंट करती हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, उन्होंने कहा कि हमने तारीख में नहीं देखा कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तनख्वाह इतनी लेट आई हो। ये आखिरकार हुआ क्या, ये भी बहुत अहम सवाल है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हवाले से भी खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नेंस पर कुछ संगीन सवालात उठना शुरू हो गए। एक तो कर्जे बढ़ रहे हैं, दूसरा फाइनेंस मैनेज नहीं हो रहा, और इल्जाम तराशी वफाकी हुकूमत पर लग रही है कि इन्होंने हमारे पैसे रोके हुए हैं। ये सियासत दोबारा भरपूर तरीके से हम देख रहे हैं कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में चल रही है। मैं एक तैमूर झगड़ा साहब का शॉर्ट भी आपको सुनाता जाऊं। उन्होंने आकर हम डिफॉल्ट के हवाले से खबरों की तरदीद की थी, तनख्वाह क्यों लेट हुई है, कब आएगी, ये भी बताया था। लेट्स से दिस कि उन्होंने क्या कहा कि जो कुछ सोशल मीडिया पे अफवाह चल रही है, हमारा सूबा बिल्कुल डिफॉल्ट नहीं करेगा। तमाम मुलाजमीन को तनख्वाहें मिलेंगी। आज इस महीने का पहला वर्किंग डे है और आज से ही मिलेगी। जो इसमें इशू था वो मैं आपको बाद में समझा देता हूं, और वो इशू जो फेडरल गवर्नमेंट से ट्रांसफर्स जिस पे मैंने आपसे पहले बात की है उससे रिलेटेड था। लेकिन मैं दोबारा से क्लियर कर दूं कि इसके बावजूद कि पिछले 6 महीनों में पॉलिटिकली हमारे साथ बड़ा अजीब रवैया रहा है, फाइनेंस डिवीजन टू फाइनेंस डिपार्टमेंट केपी, लेकिन हम ये पिछले महीने और आपसे जो लास्ट टाइम कॉन्वर्सेशन हुई थी उसके बाद हम काम करते रहे हैं। हम किसी भी तरीके से सूबे को किसी फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में जो है वो नहीं छोड़ेंगे। तो नाज़रीन, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ थी। सैलरीज लेट हुई, तैमूर झगड़ा साहब को आना पड़ा, वजाहतें देनी पड़ी कि तनख्वाह में जो ताखीर है वो किस वजह से, आगे बताएंगे। लेकिन फाइनेंशियली डिस्ट्रेस, यानी आप कह सकते हैं कि सिचुएशन जो है वो बेहतर नहीं नजर आई। वजह उन्होंने उसकी सियासत तो करार दे दिया कि वफाकी हुकूमत ने, जिस तरह मैंने कहा कि नेट हाइडल प्रॉफिट के पैसे रोके हुए हैं, वजह ये करार दे दी। लेकिन माली तौर पर भी एक बहरान है जिसका सामना सूबे खैबर पख्तूनख्वा को है, और इसके साथ साथ कर्जों का हजम जो कि बेपनाह बढ़ चुका है। बैरूनी कर्जे तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुके हैं। वो इमरान खान साहब जो कि दूसरों को कहते रहे और कमीशन बना के उनकी तहकीकात करते रहे कि कर्जों में इजाफा क्यों हुआ, उनकी अपनी गवर्नेंस में 9 साल के दौरान 800 अरब रुपए का कर्जों में इजाफा हुआ। आफ्टर दिस ब्रेक इस हवाले से कुछ संगीन और अहम नौयत सवालात हम उठाएंगे और हम जानेंगे कि आखिरकार बयान कुछ और जो इस वक्त अमल है वो कुछ और है। आखिरकार ऐसा क्यों है इमरान खान साहब का। फिर एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिस पर हम आएंगे दुबई एक्सपो के हवाले से एक सेगमेंट के बाद। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। आज बेनकाब में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के जो 9 साला दौरा इक़्तिदार पीटीआई का रहा, इसमें कर्जों के हजम में कितना इजाफा हुआ, कुछ तफसीलात हमने आपके सामने रखी और आपको यही बताया कि खुद इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे या हुकूमत में थे तो माजी की हुकूमतों पर या दूसरी पार्टीज पर किस तरह वो तनकीद करते रहे कर्जों के बढ़ने पर, और उसको वजह करार देते रहे गुर्बत की, चोरी की, करप्शन की, और ख़ासतौर पर जो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस थी उनके बारे में कहते रहे कि घुटने टेक देते हैं और बरान उनके आगे, और इनकी गवर्नमेंट ने कितने कर्जे लिए हैं इस वक्त मुख्तलिफ मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन से। ये तफसीलात भी आपने देखी। कामरान यूसुफ साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया निगार प्रोग्राम में मौजूद हैं। कामरान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। कामरान साहब, ये इसे तजाद है, लेकिन इस तजाद पर जो इमरान खान साहब के वोटर्स हैं वो रिएक्ट क्यों नहीं करते जिस तरह के तजादात उनकी पर्सनैलिटी, उनकी पॉलिटिक्स में नजर आते हैं। मिसाल के तौर पे ये है कि वो कर्जों पर तनकीद करते रहे, खुद उनके दौरे हुकूमत में तकरीबन केपी के अंदर 800 अरब के कर्जों का इजाफा हो गया है, लेकिन ये बात ना मीडिया और ना उनके वोट बैंक और ना उनकी अपोजिशन पार्टीज को इस पर नैरेटिव बना पाती हैं। वजह क्या है इसकी कमल साहब? आई थिंक वजह बड़ी सादी सी है। एक हमें चीज एक्सेप्ट करनी चाहिए कि इमरान खान उनके अंदर एक करिश्मा है जिसे कल्ट फॉलोइंग आप कहते हैं, कि इमरान खान साहब जो मर्जी कहें, जितने मर्जी यू टर्न लें, जो उनके सपोर्टर्स, जो उनके फॉलोअर्स हैं, वो शायद उनकी कारकर्दगी के बिना पर नहीं या किसी गलती और कोताही की बिना पर नहीं, बल्कि वो बस आप कह सकते हैं कि उनकी अंधी तकलीद करते हैं। तो इसमें कसूर अवाम का है या फिर जाहिर है कि इमरान खान की सलाहियत ऐसे है, क्योंकि आपने तो केपी गवर्नमेंट की बात की, इवन जब वो वफाकी गवर्नमेंट में थे उस वक्त भी आपको पता है कि इक़्तिदार में आने से पहले किस तरीके से उन्होंने तो फिगर्स जो हैं वो ज़बानी याद करा दिए थे पूरी कौम को कि किस तरीके से
एक तरफ पाकिस्तान बनने से पहले तक 2008 तक कितने कर्जे लिए और उसके बाद फिर दो हुकूमतों ने मिलकर PMLN और पीपल्स पार्टी ने कितने कर्जे लिए, वो उन तमाम कर्जों पर भारी थे। लेकिन जब ये खुद इक्तदार में आए तो इनका तकरीबन जो 4 साल का इक्तदार रहा, इन्होंने इतने कर्जे लिए जो पिछली बाकी जितनी हुकूमतें थी उन्होंने उतने कर्जे लिए, बल्कि कोई 80-85% मेरे ख्याल में पाकिस्तान का कर्जा जो है वो बड़ा इस 4 साल के अरसे में जो इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर रहे। तो ये एक बहुत बड़ा ज़ाहिर तजाद है, और जिससे एक ये चीज भी रिफ्लेक्शन होती है कि हमारे यहाँ एक तरफ डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, मौरूसी सियासत है, बाकी जमातें अगर आप देखें नून लीग और जो पीपल्स पार्टी है, एक भुट्टो फैमिली को सपोर्ट करती है, दूसरे शरीफ को सपोर्ट करते हैं, और कारकर्दगी की बुनियाद पर शायद हम लोगों को नहीं जांचते। और उसकी बहुत बड़ी वजह मुझे जो नजर आती है वो ये है कि हमारे यहाँ जमहूरियत उस तरह से पनप नहीं पाई, उस तरह से लीडरशिप उभर नहीं पाई कि जिस तरीके से आप जो क़यादत का इंतखाब है बेस्ड ऑन देयर कारकर्दगी करें, ना कि जो उनके बयानात हैं और उनमें जितना भी तजादात हों। तो ये एक रियलिटी है मेरे ख्याल में इमरान खान साहब की, बावजूद उसके कि KP गवर्नमेंट की आपने एग्जाम्पल की, वहां से वो 10 साल से हैं उनकी गवर्नमेंट, और जो विफाक में उन्होंने जो हुकूमत की 4-4.25 साल वो कारकर्दगी हमारे सामने है, उसके बावजूद उनकी पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई बल्कि ज्यादा हुई। ये रियलिटी है। अगर ये जमहूरियत है तो फिर इसी से वी हैव टू लिव विद दैट। ठीक है। और गौरव साहब ये भी, क्योंकि मैं दूसरी मिसाल भी आपके सामने एक रखना चाहूंगा, क्योंकि हम पहले वो बयान सुनाते हैं इमरान खान साहब का जब वो कहते हैं कि दूसरी पार्टी इसके पास बहुत पैसे मीडिया पे खर्च कर देते हैं, पैसा वो फजूल पैसे हैं और हमारे पास नहीं है जो अपनी गवर्नमेंट के लिए वो कहते हैं। इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं, जरा सुनते हैं उनका बयान, उन्होंने क्या दिया था। लेट्स हियर दिस फर्स्ट। प्रॉब्लम ये सब बात ये है कि हम उस तरह का पैसा नहीं खर्च कर सकते जो इन्होंने मीडिया पे चलाया था। इन्होंने जिस तरह के इश्तिहारात, मीडिया ओनर्स को पैसे, जो लोगों को, हमें ये भी पता कि कौन कौन से सहाफ़ी थे जिन्होंने पैसा खिलाया, वो सारा हमें पता है। लेकिन एक देखें, एक गवर्नमेंट जो कि जिसको खौफ खुदा है, जो पैसा खर्च करते हुए घबराती है कि इस गुर्बत इतनी ज़्यादा मुल्क में, वो मैं पैसा और खर्च कर स्कूल बना सकता हूँ, पनाहगाह बना सकता हूँ, मैं हेल्थ कार्ड दे सकता हूँ, वो 10 दफ़ा सोचती है क्योंकि पैसा तो इतना सा है ना, अब आपने किधर किधर लगाना, तो प्रायोरिटीज़ हमारी मुख्तलिफ हैं। उसकी वजह से जो गलत आदतें पड़ी हुई हैं कई मीडिया के लोगों को और हाउसेस को, वो बदकिस्मती से वो भी जो सारी एंगलिंग करते हैं। अच्छा, ये बात उन्होंने की, और उनकी सोशल मीडिया जो टीम्स हैं वो नाज़रीन मुसलसल लिफाफा और ये तमाम चीज़ें इस वक्त लोगों को कहती रहती हैं। लेकिन ये स्टोरी हमने देखी कि दुबई एक्सपो के अंदर इमरान खान साहब की जो खैर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, 106 अफराद को 6 करोड़ 45 लाख के खर्चे के ऊपर, और इस 106 के अंदर 7 वजीर हैं, तकरीबन 44 से करीब ब्यूरोक्रेट्स हैं, 45 से करीब ऐसे लोग हैं जो एंकर हैं, आर्टिस्ट हैं, और इसके अलावा दीगर फनकार हैं जिनको वो लेके गए इस एक्सपो के अंदर। यानी वो ये कहते रहे कि उनके पास पैसा नहीं है, फजूल खर्चों के नहीं है, लेकिन एक तरफ 100 से ज़्यादा का काफिला ले जाकर, और जो सामने नजर आया कि 44 से करीब कुछ MOU साइन हुए, लेकिन सैर सपाटा ही था ये। कामरान साहब, तो ये भी तो तजाद है, वो लिफाफा और पैसे दूसरे खर्च करते हैं और दूसरी तरफ खुद जो बहाया है इन लोगों ने, वो क्या है? अगेन मैं इसको बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये मुनाफकत है, इससे ज्यादा तो और कुछ नहीं है, अगर ये हार्श लफ्ज नहीं है, क्योंकि यही तो सबसे बड़ा हमारा अलमिया है। कहते हम कुछ है, करते हम कुछ और हैं। और मतलब ये कहना कि ये जो PTI और खुद इमरान खान साहब का एक स्वीपिंग स्टेटमेंट देना कि पिछली हुकूमतें जो मीडिया को पैसा खिलाती थी, ऐसा मैं नहीं कहता कि ऐसा नहीं होता होगा, कि बिल्कुल ऐसा होता होगा, लेकिन उनके जो सारे क्रिटिक्स हैं जो उन पर तनकीद करते हैं कि वो इंडिविजुअल वो लिफाफा हैं या इदारे लिफाफा हैं, ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ी ज्यादती है। और जो इतनी ज्यादा बातें करते हैं, इतनी वो क्या कहते हैं कि उसे कॉन्फिडेंस के साथ ये बात करते हैं, तो जब उनके पास इक़्तिदार था तो जब उनसे पूछा जाता है तो आप नाम क्यों नहीं लेते, आप नाम लें उन इदारों का, उन मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस का, उन सहाफियों का, उन एंकर्स का कि जिनको नवाजा गया, जो लिफाफे हैं, और उनके खिलाफ कार्रवाई करें। कार्रवाई नहीं कर सकते तो कम अज कम पब्लिकली उनको एक्सपोज करें। लेकिन अगर आपके पास कोई एविडेंस नहीं है और विदाउट एनी एविडेंस आप ये कह रहे हैं, तो फिर जाहिर है कि उस बात पर यकीन नहीं किया जा सकता। जो प्रॉब्लम है आई थिंक तहरीके इंसाफ के साथ, माजी में भी ऐसा नहीं है कि सियासत में तलखी नहीं रही, जो जमातें हैं उनके दरमियान इख्तलाफात नहीं रहे, लेकिन जो तहरीके इंसाफ है, जो इनके सपोर्टर्स हैं, जो इनका एक तरीकाकार है कि उनके साथ जो भी इख्तलाफ करेगा वो या तो लिफाफा है या वो एक खास जमात को प्रमोट कर रहा है
विदाउट लुकिंग इनटू दिस फैक्ट कि वो क्रिटिक जो है वो ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। आप अपने अंदर, आपने खुद अभी ये जो दुबई एक्सपो की एग्जांपल दी, तो क्या इसको वो जस्टिफाई कर सकते हैं? क्योंकि चले जो दूसरी जमातें थी, नून लीग और पीपल्स पार्टी, वो तो रिवायती जमातें थी, इनके बकौल मुबैना तौर पर वो तो सहाफियों को पैसे खिलाते थे, इस तरह से उनको आप कह लें कि इंसेंटिवाइज करते थे। आपकी जो जमात है वो तो एक गैर रवायती जमात है, आप तो इस स्टेटस को तोड़ना चाहते, तो फिर आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? तो अगेन आई थिंक इशू वही है कि इमरान खान साहब ने, केपी गवर्नमेंट हो या विफाक की हुकूमत हो, काम उन्होंने वही किए जो माजी में बाकी जमातें करती रही। फर्क सिर्फ इतना है कि ये इतना इफेक्टिवली इनके पास सोशल मीडिया का टूल है या बाकी इनके पास जो तरीक़ेकार हैं वो उसको इस तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं कि जो अपने गलत काम भी हैं वो शायद पीछे चले जाते हैं, जो उनके मुखालफीन हैं या जो उनके इस तरह के लोग हैं उनकी चीजें ज्यादा हाईलाइट हो जाती हैं। मुझे कम से कम कोई फर्क नजर नहीं आता। वो तरीके इंसाफ हो, ये भी बता दें कि मैं, क्योंकि आपकी मौजूदगी का ये फायदा भी हम उठाएं कि एमओयूज जो होते हैं ये इनकी क्या यानी हैसियत, जैसे ये 44 एमओयूज उन्होंने किए, आप क्योंकि सालों से कवर भी करते आ रहे हैं, मामलात को देखते भी हैं, फॉरेन रिलेशंस के हवाले से भी, ये जो एमओयूज जैसे इन्होंने 44 कर दिए, ये सब्सटैंशियल होते भी हैं या ये दीज आर ओनली इनिशियल अंडरस्टैंडिंग्स जिसको इतना ज्यादा वेटेज नहीं दिया जाता कि जिसके लिए हम 6.5 करोड़ रुपए खर्च कर दें या 106 लोगों को ले जाएं? बिल्कुल एग्जैक्टली जो लोग इस चीज से वाकिफ हैं कि एमओयू या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग उसे कह लें या मफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत उसे कह लें, ये तो बहुत एक बेसिक चीज होती है कि कोई कंपनी, कोई मुल्क जो अपना एक दिलचस्पी जाहिर करे कि मुस्तकबिल में हम इस तरह की सरमायाकारी और ये चीज कर सकते हैं, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आपने एमओयू जो साइन किया है उसका एक्चुअल जो है वो ट्रांसलेट भी होगा इन रियलिटी में। बिल्कुल आपने ठीक बात की कि ये तो चलें जो प्राइवेट कंपनीज हैं उन्होंने एमओयू साइन किए हैं, इस तरह के बेशबहा मुआहदे हम आए रोज मुख्तलिफ हुकूमतों के साथ वो करते हैं। और अगर आपको याद पड़ता हो तो इवन के 2019 फरवरी में जब मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी वली अहद पाकिस्तान के दौरे पर आए थे, तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी,